हेलो। आप सभी को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। फिर उसके बाद जो है क्लास शुरू की जाए। आप सभी को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। फिर उसके बाद जो है तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जो सारे सिस्टम जो है थोड़े से हमारे लिए नए हैं, जिनको बनाने के लिए, जिनको जिनको पूरा करने के लिए हमें जो है थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। तो चलिए चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक है हीट। अब हीट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपका थर्मामीटर जो 2000, ठीक है, 2000 डिग्री मापने हेतु उपयुक्त होता है, हो वह कौन सा होगा? गैस थर्मामीटर होगा, पारे का थर्मामीटर होगा, या फिर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा, वाष्प दबाव थर्मामीटर होगा? इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। देखो, अगर हम बात करें कि आपका थर्मामीटर आपको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा, देखो गैस थर्मामीटर या फिर पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण थर्मामीटर जिसे पायरोमीटर कहते हैं, या वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो आपका इतने हाई टेम्परेचर को मापने के लिए आपका क्या होता है? पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर को का यूज में लाया जाता है। ठीक है, इन यहाँ सभी जो हैं अलग अलग अपने जो है ताप मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटरों में से एक है। तो आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाता है? आपका पायरोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें अपने जो पारे का हम लोग यूज करते हैं, पारा के थर्मामीटर जो यूज करते हैं, उसमें आपकी माप कितनी होती है? आपकी 100 फ़ारेनहाइट तक कितनी होती है? आपकी 100 फ़ारेन सॉरी आपका 100 डिग्री तक होती है। कितनी होती है आपकी? 100 डिग्री तक उसमें माप हो सकती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कैलोरी मीटर सामान्यतः बनता है, ठीक है, कैलोरी मीटर जो है किसका बनाया जाता है? आपको सभी को बताना है कि कैलोरी मीटर किसका बनाया जाता है। तांबे का होता है, पीतल का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, या जस्ता का होता है? जल्दी से आंसर करिए कि फटाफट किसका कैलोरी मीटर को किस किसका बनाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कैलोरी मीटर की, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कैलोरी मीटर मीटर को जो है आपका तांबे का बनाया जाता है। कैलोरी मीटर क्या बनाया जाता है? तांबे का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कैलोरी मीटर? क्योंकि ताप का सबसे ज्यादा सुग्राही, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा होता है? आपका तांबा ताप का सबसे ज्यादा सुग्राही होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो जल का आयतन धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, आप सभी के पास क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि आपको इसमें क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए कि जल जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो जल का आयतन धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, और साथ ही साथ सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है, आज जो है थोड़ी सी टाइमिंग गलत हो गई, क्योंकि सिस्टम को सही करना था। तो जल्दी से आंसर करिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से नीचे क्या होता है, चीजें क्या होती हैं? बर्फ में तब्दील होने लगती हैं। तो उनका जब उन्हें गर्म किया जाता है, तो पहले उनका आयतन क्या होता है? पहले क्या होता है? घटता है। पहले उनका आयतन क्या हो जाता है? घटता है, फिर उसके बाद में आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा कि पहले घटेगा फिर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो सही आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका डी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाने में क्या होगा? आप सभी को बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान जो सेल्सियस में है, तो सेल्सियस में बताना है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था पहले, जिससे कि हम लोग क्या करते थे, आपका सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलते थे। क्या फार्मूला होता था आपका? C/5 इक्वल्स टू F-32/9। ये जो है आपका फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला है। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्सियस में बदलना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, तो C/5 करें बराबर आपका जितना भी आपका डिग्री सेंटीग्रेड है आपका, ठीक है। तो जितना भी आपका फ़ारेनहाइट में दिया गया है उसे क्या करिए, 98.6 माइनस 32 कर लीजिए अपान कितना, 9 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अपान 9 और C/5, ठीक है। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 37 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों ने ए आंसर बताया, रोली, अनुज, आशुतोष, प्रियेश, क्या कहते हैं, तो इन सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन आप क्या करें, इसको फार्मूले को याद रखें, इस फार्मूले को याद रखें और इसी के साथ अगर केल्विन में भी बदलना है, इसका पूरा फार्मूला C/5 इक्वल्स टू आपका F-32/9 इक्वल्स टू आपका K-273/5, या इसका आंसर पूरा फार्मूला होता है। तो आप लिख कर रख लें इसको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक कृष्णिका उत्सर्जित करती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात की गई है। इसमें आपको क्या किया गया है, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात की गई है। तो आप सभी को बताना है, एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करता है सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण, कोई विकिरण नहीं करता है, केवल तरंग दैर्ध्य का विकिरण करता है, त्वरित तरंग दैर्ध्य का विकिरण करता है। तो सही से आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर करिए कि इसमें क्या सही। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है कि काली वस्तु के लिए आपका जो सिद्धांत है, वह जितना एब्जॉर्ब करती है उतना आपका क्या कर देती है, रेडिएट कर देती है, ठीक है। जितना आपका क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, उतना रेडिएट कर देती है। तो इसी के आधार पर आपको आंसर करना है कि क्या होगा, सभी तरंग दैर्ध्य को विकिरण कर देती है यानी रेडिएट कर देती है, या फिर आपका कोई विकिरण नहीं करती है, केवल एक तरंग दैर्ध्य का विकिरण करती है। देखिए, हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो रेडिएशन क्या होता है, विकिरण। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज आपका, कोई भी तरंग आपका एब्जॉर्ब करती है तो उसे क्या होता है, रेडिएट भी करना होता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एब्जॉर्ब करती है लेकिन रेडिएट नहीं करती। लेकिन आपका ब्लैक बॉडी क्या होती है, जितना आप एब्जॉर्ब करती है उतना ही आपका क्या करती है, रिलीज करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तरंग दैर्ध्य। क्या हो जाएगा इसका, सभी तरंग दैर्ध्य को विकिरण विकिरण यानी कि रेडिएट कर देती है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। सभी ने आपको, देखो रोली वर्मा, आप प्रियेश वाल, बिल्कुल सही आंसर बताया आप सभी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी तरंग दैर्ध्य को विकिरण कर देती है। देखिए, अगर हम बात करें कि पूरे दिन पृथ्वी क्या करती है, पूरे दिन पृथ्वी आपका ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है, आपका सनलाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और बाद में आपका रात में क्या करती है, आपको उसको रेडिएट करती है। तो अगर हम बात करें कि दिन में सबसे ज्यादा गर्मी किस समय होती है, दिन में सबसे ज्यादा गर्मी आपकी 3 से 5 बजे के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है। कल मैंने आपको वायु दाब के बारे में बताया था,
ठीक है, और वायु दाब का इफेक्ट भी बताया था मैंने आप सभी को कि वायु दाब का इफेक्ट भी बताया था। तो पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो आंसर करिए फटाफट कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगेगा, 100 डिग्री से कम पर, 100 डिग्री से अधिक पर, 100 डिग्री से कम पर, और या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें, मैंने कल बताया था कि जैसे आप याद रखें, पृथ्वी की सरफेस से जैसे ही ऊपर उठेंगे तो आपका वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और वायु दाब कम होने का नतीजा क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी क्वथनांक आपका कम हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री से कम। तो जिन जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि 100 डिग्री से कम पर उबलने लगेगा। ठीक है, 100 डिग्री से कम पर उबलने लगेगा। और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि खाना बनाने में पहाड़ों पर ज़्यादा देर क्यों लगती है, क्योंकि पानी तो उबलने लगता है। ठीक है, पानी तो उबलने लगता है, लेकिन आपका जो भी वस्तु हम बना रहे हैं उसका गलनांक कम नहीं होता है, उसका गलनांक बिल्कुल ही कम नहीं होता है, गलनांक उसका उतना ही रहता है। तो इसका मतलब है कि आपका वहां पर खाना बनाने में हमें देर लगेगी, पहाड़ों पर खाना बनाने में हमें देर लगेगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक यानी कि आपका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक को क्या कहते हैं, गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक को क्या कहेंगे, आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्या हो जाएगा, तो देखो जैसे ही आपका दाब बढ़ेगा, जैसे ही आपका दाब बढ़ेगा उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, या सभी दाब पर डिपेंड करते हैं। दाब बढ़ेगा, अगर दाब बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, दाब अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गए, आपके घट जाएंगे। ठीक है, दोनों ही बातों का आप ध्यान रखें। जिन जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, प्रियस आपका अभिषेक कुमार ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो जिन जिन लोगों ने ए आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर बताते रहिए और साथ ही साथ सेशन को शेयर जरूर करते रहिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, लाइव क्लास को शेयर करिए, टाइमिंग बताइए, और जो है और भी क्लासेस को जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाप से हाथ अधिक जलता है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्यों। आपको बताना है कि किसी व्यक्ति का हाथ जो होता है भाप से अधिक जलता है, जबकि आपका जो उबलता हुआ बॉयल करता हुआ जो आपका जल होता है उससे कम जलता है। इसका कारण क्या होता है, जल्दी से आंसर करें सभी लोग। ठीक है, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा थी, भाप शरीर में घुस जाता है, भाप से अधिक मारक क्षमता है, या भाप हल्का होता है। तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे सचिन कुमार, अभिषेक कुमार, अनुज मिश्रा, सरस्वती, रोली वर्मा, इन सभी ने सही आंसर दिए हैं। आपका बहुत बढ़िया अंकुर त्रिवेदी जी। देखिए अब गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ठीक है, आपका गुप्त ऊष्मा क्या होती है। देखिए किसी भी वस्तु, किसी भी द्रव्यमान का, किसी एकांक द्रव्यमान यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में हमें जितनी ऊष्मा हीट की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपका क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी भी मास या आपका एक यूनिट मास का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा, जितनी ऊष्मा की हमें जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, हम
गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो अब गुप्त ऊष्मा ही डिसाइड करती है कि कोई भी वस्तु जो है कितनी ज्यादा ज्वलनशील होगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब पानी जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। आप सभी को बताना है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। आंसर करिए फटाफट कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल प्रियसवाल, ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लोग आंसर करें। देखिए, अगर हम बात करें किसी का जब जब आपका पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो इसमें क्या हो जाता है, आपका क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि जमाव बिंदु आपका घट जाता है। ठीक है, जमाव बिंदु क्या होता है, आपका घट जाता है। इसीलिए जब आपका आइसक्रीम बेचने वाले बर्फ में क्या करते हैं, आपका नमक मिलाते हैं, जिससे कि भाई उनका क्या होता है, जमाव बिंदु जो है आपका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए वो वह बर्फ जो है ज्यादा देर तक प्रभावकारी रहती है। ठीक है, इफेक्टिव रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जिन जिन लोगों ने ये आंसर दिया, सरस्वती शर्मा, अभिषेक कुमार, अंकुर त्रिवेदी, ठीक है, अनुज, रोली वर्मा, सभी ने सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहें और ध्यान से पढ़ें। अगर कोई पॉइंट, सारे लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे और जो भी पॉइंट आपको ना पता हो, आज से पहले आपने ना पढ़ा हो, तो क्या करें, आप उसे तुरंत नोट करके रखें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके में प्रातः काल छूने से तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। आपको बताना है कि सुबह सुबह अगर ठंड के दिनों में उठते हैं तो लोहे का टुकड़ा क्या होता है, आपका ज्यादा ठंडा लगता है और लकड़ी का टुकड़ा जो है कम ठंडा लगता है। अब आपको ये बताना है कि इसका इसका लॉजिक क्या होता है, इसमें क्या इसका प्रभाव होता है कि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। क्या लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा सुचालक चालक है, सॉरी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। देखिए, आपका जितना भी आपका कोई भी चीज ठंडी लगना, कोई भी चीज गर्म लगना, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी कि उसमें कितना ऊष्मा का यानी हीट का कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। तो आंसर आपको बता, इसी में उसी से आपका जो है पता चलता है। तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर की तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी की जो है तुलना में, ठीक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका मिर्जापुर टू स्टोरी वाले और क्या कहते हैं अनुज मिश्रा, साथ ही साथ आपका रोली, अंकुर, ठीक है, तस्लीम साहब, आज सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है उस पसीने का हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो जो पसीना निकलता है वो हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर से जल की मात्रा संतुलित करने में, शरीर के विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। ठीक है, आपको जल्दी आंसर करिए, बताइए। देखो, सबको अगर थोड़ा सा दिमाग लगा, मैंने आपको क्या बताते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका तब भी सही करे जा सकते हैं अगर जब आप सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ ले। तो देखिए, पसीने का उपयोग जो है आपका क्या होता है कि शरीर का ताप नियंत्रित करने में, ठीक है, शरीर का ताप नियंत्रित करने में आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी शरीर के रंध्र होते हैं, आपके छिद्र होते हैं,
इनके जरिए जब आपका हीट क्या होती है, रिलीज होती रहती है। हीट क्या होती है, रिलीज होती रहती है और एब्जॉर्ब भी होती रहती है। आपने देखा होगा जब हम लोगों को ठंड लगती है तो आपके जो रंध्र होते हैं उनसे जो आपका हल्के हल्के रोमे होते हैं तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जी क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ताप का, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में इसका यूज होता है, ठीक है। और देखिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पानी पिया इधर पसीना निकलने लगे, ऐसा नहीं होगा। शरीर में विष पदार्थ निकालने में बिल्कुल नहीं। त्वचा के छिद्र गंदगी दूर करने में बिल्कुल नहीं। तो आप थोड़ा सेंस भी इसको लगा सकते हैं कि ऐसे ऑप्शन नहीं हो सकते। क्या विष आपका छिद्र से निकल सकता, नहीं निकल सकता। त्वचा छिद्र से गंदगी निकल सकती, नहीं निकल सकती, ठीक है। शरीर से जल की मात्रा संतुलित, भाई रोमे से तो हम पानी पी नहीं सकते, तो संतुलित नहीं हो। तो आपका सही आंसर क्या है, ताप को नियंत्रित रखने में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, आंसर करिए सभी लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए अगर हम बात करें प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रयुक्त पानी का बाष्पन बहुत कम होता है। तो देखिए आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि आपका प्रेशर अगर प्रेशर अगर अधिक होगा तो गलनांक प्रेशर अगर अधिक होगा तो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम होगा तो आपका जो है गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, ठीक है। देखो आपका उसके अंदर जो पानी वगैरह पड़ा होता है उसका देखो उसके गलनांक और क्वथनांक में फर्क पड़ता है। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी जो भी उसके अंदर जो मौजूद है उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, लेकिन उनका गलनांक क्या है, गलनांक तो स्थिर है। तो आपका जब ज्यादा पानी, ठीक है, ज्यादा गर्म पानी उसके गलनांक पर क्या होगा, जल्दी से गला देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है जिससे कि खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। ध्यान से समझें, आपका दाब जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के। ध्यान दें आपका कि जो आपका दाब होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के, ठीक है। तो इसका जो है आप में अच्छी से तरीके से आप ध्यान रखें कि अगर दाब आपका कम हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा या प्रेशर कम हो जाएगा तो आप खाना जो है देर में पकेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर करिए फटाफट जल्दी से। और साथ ही साथ सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करते रहिए। तो जल्दी से आंसर करिए। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए अगर हम इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो हवा में अगर तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प यानी कि आपका जो मॉइस्चर होता है उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई जो जितनी चीज ड्राई हो जाएगी, देखिए अगर कोई चीज सूखी चीज अगर है, अगर ये ड्राई है, ठीक है, अगर ये चीज ड्राई है तो क्या होगा, ड्राई चीज अगर ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी या फिर गीली चीज पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, जिसके अंदर पानी पहले से मौजूद होगा वो एब्जॉर्ब करेगा या बिल्कुल आपकी ड्राई होगी वो मौजूद आपका वो एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना आपका
जितना आपका हवा का तापमान अगर बढ़ेगा तो वो ड्राई होती चली जाएगी, और ड्राई एयर क्या करेगी, आपका जल वाष्प को ज्यादा एब्जॉर्ब करने में कामयाब होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके जल वाष्प की को ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन आपके समझ में ना आया हो तो जल्दी से बता दीजिए, और भी जल्दी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर भी करते रहिए, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होगा? ठीक है, आपको सबको बताना है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। देखो, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर आपका सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों एक ही हो जाते हैं। जल्दी से आंसर करिए फटाफट कि इसका सही आंसर क्या होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जे आने वाले जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, तो आपका जितने एक साल में अगर 10 एग्जाम होते हैं तो 10 एग्जाम में से 4 एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर ही आता है साइंस के पोर्शन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -40 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, रोली वर्मा, अभिषेक, सचिन, प्रियेश, बिल्कुल सही आंसर बताया आप सभी लोगों ने, और इसे याद रखें। ठीक है, तो आपका -40 डिग्री पर आपका क्या होता है कि आपका दोनों तापमान क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। आपको बताना है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है, यानी कि तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। देखिए, आपको इसमें बताना है कि जो ग्रीष्म काल में है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, कब होता है, जब आपका झुलसाने वाला मौसम यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब उमस वाला होता है यानी कि आपका जो आपका गुप्त ऊष्मा की वजह से आपकी जो ड्राई एयर होती है। ठीक है, आपको इसमें पता नहीं चलता है कि आपका जब ड्राई एयर होती है तो ज़्यादा मौजूद है, तो उसे उमस कहते हैं। ठीक है, तीक्ष्ण होता है यानी कि बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या। देखो, आपका ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव कब होता है, जब आपका उमस होती है। बिल्कुल सही आंसर बताया कि जब आपकी सबसे ज्यादा आर्द्र जो है आपका ड्राई एयर की मौजूद होती है, तो उसमें जो है हमें आर्द्र ऊष्मा का आपका अनुभव होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है। ठीक है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। वे शरीर शरीर में स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। वे पसीना सोख लेते हैं। वे आंखों की शीतलता प्रदान करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सफेद कपड़े की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें सफेद कपड़े की, देखो जितने आपके लाइट कलर होते हैं, जितने आपके लाइट कलर होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊष्मा के अच्छे सुचालक नहीं होते। ठीक है, ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और जो आपके डार्क कलर होते हैं, जो आपके डार्क कलर होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसीलिए आपका गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम क्यों होती है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। और हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, आपका आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या पढ़ा था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन पड़ा था। ठीक है, तो जो आपका ब्लैक बॉडी यानी कि जो आपके डार्क कलर होते हैं, वह क्या करते हैं, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन
ऊनी कपड़े जो क्या करते हैं और क्या करते हैं, रिलीज नहीं करते, जिससे कि हमें क्या होता है कि गर्मी अधिक लगती है। तो इसीलिए गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता। तो देखिए आंसर करना है आप सभी लोगों को, इसका सही आंसर क्या होगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? बाष्पीकरण तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता। देखिए अगर हम बात करें तेज हवा के प्रभाव को, तो देखिए इसमें क्या आपका क्या हो जाता है कि जब तेज हवा चलती है उसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, बाष्पीकरण क्या होता है, वेपर जो है जल्दी बनने लगती है। ठीक है, वेपराइजेशन जो है तेजी से होने लगता है, जिसके कारण जो है ओस नहीं बन पाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, आपका ओस नहीं बन पाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें आपका कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वेपराइजेशन तेज हो जाता है, जिसकी वजह से ओस एकत्रित नहीं हो पाती। तो आपका निशा पाल, अंकुर त्रिवेदी, ठीक है, सभी लोग जो है सही आंसर बता रहे हैं। सुनीता देवी बिल्कुल सही आंसर बताया। अभिषेक कुमार, आप जरा ध्यान से देखें अभिषेक साहब कि जब तेज हवा चलेगी तो आप ध्यान रखिए कि आपका की जो ओस की बूंदें होंगी उन पर फ्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। फ्रैक्शन फोर्स जैसे बढ़ेगा तो उनका वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। वेपराइजेशन बढ़ जाएगा तो ओस जो है कलेक्ट नहीं हो पाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट टूट जाती है, क्यों? देखिए सभी के घर में आप आजकल फ्रीजेज हैं। तो आप देखिए रेफ्रिजरेटर में जब हम रखते हैं आपकी पानी की बोतल तो उसका थोड़ी सी जगह क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। थोड़ी सी जगह क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जब आपका पानी जब जमे तब वह बोतल फटे ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका कि पानी जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है आपका क्या हो जाता है, जब आपका उसका आयतन बढ़ जाता है तो आपका बोतल क्या होती है, फट जाती है। ध्यान से सुने एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर 37 का। 37 की अगर हम बात करें, पानी जमने के बाद फैलता है, फैलने का मतलब आयतन इसका बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन आपका जो आपका वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी बोतल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग कि उसका थोड़ी सी जगह जो है कम रखते हैं, जिससे कि आयतन बढ़ने की कंडीशन में वह बोतल फटे नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आपका शेयर करते रहिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ लोगों को जोड़िए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक होगा, अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम होगा, लेकिन कम ताप वाली वस्तु से अधिक होगा। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। ठीक है, अगर हम क्या करें कि आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मिलाएंगे आपस में तो टेम्परेचर कहां पर जाएगा? क्या 40 से ऊपर चला जाएगा या 30 से नीचे आ जाएगा? जल्दी से आंसर करिए। देखिए थोड़ा यहाँ सेंस लगाना है, ये नहीं आपका पता नहीं है हम आंसर नहीं करेंगे, दिमाग लगाइए, पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए सभी लोग जो है बिल्कुल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कि जो आपका अधिक, अगर मान लेते हैं अगर 40 डिग्री 30 डिग्री वाला वाटर है तो आपका क्या होगा, इसमें जो बनेगा तो इसका क्या बनेगा, आपका 30 से कम रहेगा और 40 से आपका ज़्यादा रहेगा। 40 से कम रहेगा, 30 से
ज्यादा रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक होगा। तो बिल्कुल सही बताया सभी लोगों ने। रोली, तस्लीम, अंकुर, अनुज, सुनीता, सुनीता ध्यान से पढ़ें, ए आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब मिर्जापुर, अब बिल्कुल सही आंसर बताया आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर करते रहिए, दिमाग लगे। देखो जरूरी नहीं वो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, लेकिन आप अगर अपना थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या होगा, इसका आंसर आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ताप का एसआई मात्रक होगा, ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? आंसर करिए फटाफट जल्दी से। देखिए अगर हम बात करें ताप के एसआई मात्रक की, तो केल्विन, आपका ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। तो जो एंगस्ट्रॉम होता है आपका वेवलेंथ का मात्रक होता है, ठीक है। बकाया सब और सेंटीग्रेड ये सभी ताप के मात्रक है, लेकिन आपका केल्विन एसआई यूनिट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आपका सबसे पहले ताप को डिफाइन आपका केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए जो है केल्विन उनके नाम पर एसआई यूनिट रख दिया गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंकुर साहब, तस्लीम साहब, सुनीता एंड अनुज मिश्रा सभी ने सही आंसर बताया इसका। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? ठीक है, केल्विन पैमाने पर किस बिंदु पर जल जो है उबलता है? आंसर करिए फटाफट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सबने पढ़ा होगा। तो देखिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं, आपका रोली बी आंसर, मिर्जापुर 2 बी आंसर, अंकुर त्रिवेदी बी। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। केल्विन की अगर हम बात करें कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में, जब आपका डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273 अगर हम प्लस कर देंगे तो जो किस में बदल जाएगा? आपका केल्विन में बदल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे 373 केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 373। जब भी आपका आपका सेल्सियस डिग्री, सेल्सियस को अगर केल्विन में अगर आपको बदलवाए तो आप क्या करेंगे? सेल्सियस में 273 क्या करेंगे आप? प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे आप? 273 में 273 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 273। बिल्कुल सही आंसर बताया सभी लोगों ने। तो अब अगर इसी की हम बात करें, अगर हम -273 अगर पूछ लिया जाए, ये क्या होता है? 273 अगर पूछ लिया जाए ये क्या होता है? तो आपका 273 क्या होता है? यह परम शून्य ताप होता है। क्या होता है आपका? परम शून्य ताप कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं -273 को। और अगर हमें केल्विन में अगर सेल्सियस को चेंज करना है तो सिंपली 273 को जोड़ देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? ठीक है, देखो कार्बोरेटर क्या करता है आपका? पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में होता है, भाप इंजन में होता है, या इनमें से किसी में नहीं होता है, ठीक है। कार्बोरेटर जो है इनमें से किस इंजन में? आज इट इज ऐसे ही आपको याद कर लेना है कि कार्बोरेटर की इनमें से किस इंजन में होता है। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखो कार्बोरेटर क्या है? कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में आपका जो है यूज किया जाता है। और ध्यान रखें कार्बोरेटर से ही होकर के पेट्रोल गुजरता है, ठीक है। तो ध्यान दें आपका कार्बोरेटर किसमें यूज होता है? पेट्रोल इंजन में यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं,
ठीक है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या इनमें से कोई नहीं। देखो आपकी ऊष्मा के ट्रांसफर को जो है कि किस तरीके से ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, यहाँ इसके कई तरीके हैं। आपका जैसे सूर्य से ऊष्मा आपका अवरक्त किरणों के रूप में आती है, आपका विकिरण के रूप में आती है, ठीक है, जिसे रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन आपके सभी क्या है, हीट ट्रांसफर की क्या है, आपके प्रोसेस में से एक है। तो देखिए बताना है आपको इसके कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर को कंडक्शन कहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर बताया बी आपका सुनीता, अनुज, रोली, अंकुर। ठीक है अनुज, तो आपका सभी इन सभी लोगों ने जो बिल्कुल सही आंसर बताया कंडक्शन। जब आपका एक कण, जैसे कि आपने देखा होगा किसी ठोस में क्या होता है कि आपका जो कंडक्शन हीट का ट्रांसफर होता है, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे पार्टिकल, तो आपका इसी तरीके से आपका होता है आपका कंडक्शन। अब रेडिएशन, जैसे कि सूर्य से आने वाली किरणें क्या करती हैं, रेडिएशन के तहत होती हैं। तो आपका रेडिएशन जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा, रेडिएशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर से तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म ना तो ठंडा कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करिए फटाफट, जल्दी से, कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन से इसका सही आंसर क्या होगा। अगर देखो रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खोल दिया जाए, तो क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर आपका रिवर्स प्रोसेस में चलने लगेगा, फिर कूलिंग नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपका कूलिंग ना कर वो क्या कर देगा, आपका कूलिंग ना करके आपका कमरे को गर्म करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक क्षमता तक ही उस चीज के क्या किया जाता है, आपका यूज किया जा सकता है उसे। ठीक है, एक क्षमता तक ही उसे क्या किया जा सकता है, आपका यूज किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब एसी लगाया जाता है, ठीक है, एसी लगाया जाता है, तो उसमें जो है एक कमरे का साइज देख लिया जाता है, वो कितने टन का उसका वॉल्यूम है, उसी के हिसाब से जो है एसी को फिट किया जाता है। इसी तरीके से आपका रेफ्रिजरेटर में भी आपका कूलिंग सिस्टम जो लगा होता है, तो वो अपने एरिया के, अपने जो आप वॉल्यूम के हिसाब से ही उसको क्या करता है, ठंडा करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। जैसे ही उसका दरवाजा खुलेगा तो वो रिवर्स प्रोसेस में करके उसको गर्म करने लगेगा। ठीक है, थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमरे को थोड़ा गर्म किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है किस पर, उसके ऊपर छेद का क्षेत्रफल और उसके उस पर रखा वजन, ऊपर छेद का क्षेत्रफल या पकाए जाने वाले पदार्थ, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन, या फिर पकाए गए जाने वाले पदार्थ, या ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो आंसर करना है सभी लोगों को कि प्रेशर कुकर के अंदर जो उच्चतम तापमान होगा वो किस पर निर्भर करेगा। देखिए अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन की, तो देखो अगर आपका क्या होगा कि अगर प्रेशर कुकर के ऊपर जो छिद्र बना हुआ है, अगर वो ज्यादा बड़ा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो उसके क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, साथ ही साथ उसके ऊपर जो वजन लगा हुआ है, वजन है, ठीक है, जो बाहर रखा हुआ है उस पर निर्भर करेगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने ए आंसर बताया बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, पकाए जाने वाले पदार्थ पर निर्भर नहीं करेगा। अगर आप कहा जाए कि लोहे को कुकर के ऊपर अंदर रख दो और उस पर रखे रहो, उसका वजन जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसके ऊपर रखने वाला अगर वजन है और उसका छिद्र अगर ओपन ज्यादा खुला क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, टेम्परेचर ऊपर से रिलीज होता रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर का जो है पदार्थ पर निर्भर
नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ, अपने अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, आंसर करिए, सभी को पता होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आपका 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.4 डिग्री केल्विन। आंसर करिए फटाफट जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 98.4 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.4 डिग्री केल्विन। तो देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो है 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस आंसर होता है। अगर 98.4 फ़ारेनहाइट लिखा होता है, 98.4 अगर फ़ारेनहाइट लिखा होता तो ये फ़ारेनहाइट में तापमान हो जाता और लगभग 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री आपका सेल्सियस में तापमान हो जाता है। ठीक है, तो इसका 58 का बिल्कुल सही आंसर बताया आपने आशीष सागर साहब। ठीक है, पवन पवन साहब बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, अनुज साहब बिल्कुल सही आंसर बताया। आज की क्लास का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। आज की क्लास आज आप सभी लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आवाज़ से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो तो आप सभी लोग, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9794, ठीक है, आपका 78, ठीक है, 9794, ठीक है, 782230 पर आप जो है सजेशन, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप कोई भी अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप इस पर जो है दे सकते हैं, या फिर किसी और क्लास की जो है आवश्यकता